हमारे शरीर ऊतकों से मिलकर बना है। ये बात आप भली बात ही जान पा रहे हैं कि जितना भी हमारा शरीर है ऊपर से लेके नीचे तक, इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतकों का उपयोग होता है। 4 प्रकार के ऊतकों से हमारा अंग बना हुआ है। कौन से ऊतक? एपिथेलियम, पेशी, संयोजी और तंत्रिका ऊतक। 4 प्रकार के ऊतक हैं और सभी का कार्य संरचना अलग अलग है ना सभी। अब जो हमारा शरीर बना है वो किस तरह से कार्य कर रहा है? शरीर की जो क्रिया हो रही हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक तरह से हम कह सकते हैं एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे अगर पाचन ना हो, पाचन क्रिया ना हो, हम जो खा रहे हैं और अगर उस भोजन का पाचन ना हो तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण नहीं होंगे। जब नहीं होगा तो हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। हमको हमारे शरीर को ऊर्जा पाचन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया अगर सही नहीं होगी, यदि हमारा वृक्क कार्य ना करे तो जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होंगे वो शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। वृक्क क्या करेगा? उत्सर्जी पदार्थों को निकालेगा। यानी कह सकते हैं कि शरीर में जीवन की सभी क्रियाएं एक दूसरे से संबंध है, सब तालमेल से चलती हैं, आपस में समायोजन उनका होता है। जो क्रियाएं हमारे शरीर में चलेंगी, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, इन सबका समायोजन होता है, एक दूसरे की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर एक प्रकार का मशीन है, मोटरसाइकिल है, उसमें रिंग, पिस्टन, कार्बोरेटर, तमाम कल पुर्जों का समूह होता है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी कई अंगों का मिला होता है। अगर एक अंग डैमेज हो जाए तो वो दूसरे को भी प्रभावित करता है। जैसे मोटरसाइकिल की अगर चेन ढीली हो गई, मामूली सी बात, तो वो मोटरसाइकिल के पहिए को भी खराब कर देगी। अगर एक गियर की गरारी खराब हो जाए तो वो दूसरे गियर को भी खराब कर देगी। इसी तरह से हमारा शरीर, तो ये सारे सामंजस्य बना के हमारे शरीर की क्रिया चलती हैं। बस उसी को कहते हैं समन्वय। जंतुओं में सारी क्रियाएं समन्वित होती हैं और हमारा शरीर चलता है। इस समन्वय को, जंतु में जो समन्वय होता है वो 2 तंत्रों से चलता है। एक होता तंत्रिका तंत्र, एक होता अंतःस्रावी ग्रंथि। दोनों ही महत्वपूर्ण है। तंत्रिका तंत्र देखेंगे, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारा जो शरीर है इस प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ये एक तंत्रिका है और ये पूरा शरीर, यानी कह सकते हैं इतनी प्रकार की तंत्रिकाओं से हमारा ये शरीर बना। यानी हमारा शरीर छोटी छोटी महीन पतली धागा नुमा संरचना है, ये तंत्रिका कहलाती है। सब ये तंत्रिकाओं का जाल बना होता है हमारा पूरा शरीर। तो तंत्रिका क्या होती है उसको देखें आप। तंत्रिकाएं, जो हमारा शरीर है, 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। पहला हमारा तंत्र क्या होती है? शरीर में घटित होने वाली सभी क्रियाओं को करना और नियंत्रण करना, चलाना, बंद करना, सारा का सारा कार्य, यानी नियंत्रण। एक तरह से ये नियंत्रण का कार्य
तंत्र का तंत्र कहलाता है। इस सिस्टम के कुछ भाग होते हैं, नर्व सिस्टम के भाग होते हैं, तंत्र का तंत्र के ये भाग जो होते हैं, 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क जो हमारे पीछे है, मस्तिष्क। रीढ़ रज्जु जो हमारे शरीर में यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई जाती है, ये हमारी रीढ़ रज्जु होती है। तंत्रिकाएं सारे शरीर में रेशे नुमा धागे नुमा संरचनाएं वो तंत्रिका कहलाती है। यानी आप देख सकते हैं कि ये हमारा मस्तिष्क, ये हमारा यहाँ मस्तिष्क हो गया। रीढ़ रज्जु यहाँ से लेकर ये हमारा रीढ़ रज्जु हो गया, और तंत्रिका पूरे शरीर में, इनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। अब एक एक को समझेंगे कि आखिर किसका क्या रोल है, क्या महत्व हमारे शरीर में। जो हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, मस्तिष्क क्या है? यह एक कोमल और सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जिससे सारा नियंत्रण होता है। कपाल, कपाल मतलब खोपड़ी, कपाल का मतलब क्या? खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर ये सुरक्षित रहता है, ये इतना मुलायम होता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अगर सिर को हम दबाएं तो दब जाता है, और अगर अपने सिर को दबाएं तो ये दबता नहीं, हार्ड हो गया जी। अगर नवजात शिशु को 8-10 दिन जैसे लेटाए रहेंगे, वो उसकी खोपड़ी, कपाल वैसे ही आकार ले लेगी। इसीलिए बच्चे को यहाँ पर, जब बच्चा नवजात होता है, यहाँ पर उसको कपड़ा, यहाँ कपड़ा, या कभी उठा के कभी उसको बांध दिया जाता है ताकि उसका सिर अच्छा रहे। और जिसका सिर कपाल सही नहीं है, इसका मतलब है कि उसको छोटे में सही ढंग से उसको लिटाया नहीं गया, इसलिए उसकी खोपड़ी तिरछी हो गई, है ना। वो उससे आकार पर निर्भर होता है। तो जो हमारा कपाल है, इस खोपड़ी में, हड्डी के अंदर, कपाल में पीछे मस्तिष्क होता है, कोमल होता है, जो सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर निर्णय देता है, और इसका कार्य सुगंध, श्रवण, अंगों के निर्णय पर मस्तिष्क कार्य करता है। मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क को अन्य जंतुओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ तर्क शक्ति, बुद्धिमान वाला माना जाता है। यानी प्रकृति की देन, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रकृति में जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, उन सभी जीवों से अच्छा हमारा मस्तिष्क है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। सभी जीवों से अच्छा तो है, सभी जीवों से विकसित है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव का दिमाग सबसे अच्छा है, दिमागदार। इसीलिए तो वो विकास करता है। देश दुनिया में जितने उपयोगी सामग्री, सुविधाएं, सब इसी दिमाग के द्वारा तैयार की गई। और ये दिमाग किसके पास है? मानव के पास। पता नहीं और कौन कौन सी खोज करेगा दिमाग, क्योंकि इस अपार सोचने की क्षमता होती है, इसकी सर्व तर्क शक्ति अधिक होती है। इसके बाद गर्दन से यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारी जो रीढ़ रज्जु होती है, बोन मैरो होती है, ये बेलनाकार खोखली संरचना होती है जो शरीर का ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण होती है। इसी के द्वारा हमारा पूरा शरीर सदा रहता है, और अंग हमारे इसी से सुरक्षित भी रहते हैं, इसी के चारों तरफ रहते हैं। रीढ़ रज्जु के मध्य में, रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है क्या? रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिनसे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। ये रीढ़ रज्जु होता है। इसके बाद है तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं क्या होती हैं कि हमारा जो शरीर है वो तंत्रिकाओं का पिंजरा है।
जाल है। पूरे शरीर में तंत्रिकाएं बिछी हैं, कहीं भी काटो आप तंत्रिका है, जहां काटो खून निकल आया तंत्रिका है। आपने कोई बहुत गोरा हो या किसी को मार दो, गाल पे मार दो, कहीं उसको यहाँ मारो, बहुत सारा लाल पड़ जाता, नीली नीली धाराएं आपको दिखाई देती हैं, वो तंत्रिकाएं है। तंत्रिकाएं मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल है। यही कारण है कि किसी भी भाग में कोई उद्दीपन ग्रहण करने में तुरंत अनुक्रिया होती है। यानी कहीं भी सुई छुपा दें तो अपन उसके प्रति क्या हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, उद्दीपन के प्रति क्या हो जाएगा, तुरंत क्रिया करेंगे, अनुक्रिया देंगे, क्योंकि वहां पर तंत्र का है, वो तत्काल संदेश मस्तिष्क को देगी और मस्तिष्क है जो उस पर कार्य करने लगेगा। जो मनुष्य में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, एक कपाल तंत्रिका और एक रीढ़ तंत्र। कपाल मतलब खोपड़ी की तंत्रिकाएं निकली हैं, और रीढ़ तंत्रिकाएं मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा निकली से कनेक्टेड है। कपाल तंत्रिकाओं का मतलब है कि ये ज्ञान इंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक सूचना देती हैं, जैसे सूंघने, सुनने, छूने और स्वाद जानने की संरचना। ये मस्तिष्क में क्या करती हैं, मस्तिष्क तक सूचना देती हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां कौन है, आंख, नाक, कान, जीभ, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। यानी ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करके मस्तिष्क तक भेजना और फिर उसके अनुसार कार्य करना, ये काम होता है कपाल तंत्रिकाओं का। जो रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी पाई, उनका कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, जो अपने आप होती हैं, बिना चाहे ना चाहे क्रिया होती हैं, उनको नियंत्रण अगर करना है तो हम रीढ़ तंत्रिकाओं का उपयोग होता है। तो रीढ़ रज्जु से निकलने वाली तंत्रिका कहलाती हैं रीढ़ तंत्रिकाएं। इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग और त्वचा में फैला होता है। ये तंत्रिकाएं कहाँ निकलती हैं, रीढ़ तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं, रीढ़ रज्जु से। ठीक है, कोई पूछे तो रीढ़ तंत्रिका कहाँ से निकलती है, रीढ़ रज्जु। इनका कार्य क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। ठीक, ये इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग और त्वचा में फैला होता है। सूक्ष्म जंतु हैं, यानी एक कोश के जंतु, अमीबा तथा स्पंजों के शरीर में कोई तंत्रिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन शरीर द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है। हाइड्रा, एस्केरिस, केंचुआ आदि जंतु में तंत्र पाया जाता है, परंतु समस्त कशेरुकी प्राणी की भांति तंत्र का तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता, कशेरुकी की भांति विकसित नहीं होता। ठीक है, अगला है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं आपकी, जो रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स का उत्सर्जन भी होता है। जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वय के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों को भी नियंत्रण किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। ये ऑटोमेटिक क्या होते हैं, जनरेटेड, ऑटोमेटिक स्रावित होते हैं। लेकिन इसकी कुछ ग्रंथियां हैं कि ये निकलते कहाँ से, जैसे जीभ में पानी आना, ये ऑटोमेटिक पानी आ गया। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, निकालती हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जो हार्मोन्स का उत्सर्जन कर रही हैं उनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। हार्मोन्स द्वारा पूरे शरीर में संचालित होते हैं। हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में पहुंचते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं।
अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स एड्रीनेलिन की मात्रा जब बढ़ती है तो आप क्रोधित, उत्तेजित, झगड़ालू महसूस होने लगते हैं, गुस्सा में दिखने लगते हैं। शरीर को पुनः सामान्य स्थिति में लाने का कार्य अन्य हार्मोन्स नार एड्रीनेलिन करता है। इसी प्रकार शरीर में थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, पीयूष, जननांग आदि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, पीयूष ग्रंथि, जननांग आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं और सभी से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है। ये देखिए, ये पीयूष ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथि एड्रिनल आमाशय, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति और पुरुषों में वृषण, ये अंतःस्रावी, ये अलग अलग हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है। ग्रंथि देखिए आप, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि ये बढ़ाती है, ये केवल वृद्धि करती है, शरीर को बड़ा करती है। बच्चा छोटा है तो आप देखेंगे कि जब बच्चा नवजात शिशु होगा तो उसकी वृद्धि जल्दी होती है ना, जल्दी बड़ा होना है। 12 महीने, 1 साल में, 9 महीने में बच्चा पैदल भी निकलने लगता है, चलने लगता है। तो इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि, अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन्स का उत्सर्जन नहीं हो रहा तो फिर उसकी वृद्धि रुक जाएगी, बच्चा बौना रह जाएगा। अन्य सामान्य बच्चों की अपेक्षा उसका विकास, उनकी वृद्धि रुक जाएगी पीयूष ग्रंथि के कारण। वृद्धि हार्मोन, थायराइड जो ग्रंथि होगी गले में थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालती है जो शरीर की अपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमको घेंगा रोग भी, गले में होता है घेंगा रोग, तो वो घेंगा रोग भी हो जाएगा। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को ये नियंत्रित करती है। ये कम ज्यादा ना हो जाए, उसको मेंटेन करती रहती है। जितनी आवश्यकता है उतने कैल्शियम और फास्फोरस बनी रहे, वो पैराथायराइड का काम होता है। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, इससे जो एड्रिनल नाम का हार्मोन से निकलेगा वो क्रोध, चिंता, उत्तेजना आदि को समायोजित करेगा। तनाव के संयोजन का कार्य भी एड्रिनेलिन नामक हार्मोन्स करता है। अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज, इसके द्वारा इंसुलिन का उत्सर्जन होता है, स्रावित होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ये इंसुलिन का उत्सर्जन अनियंत्रित हो जाए तो हमारा शुगर लेवल घट बढ़ जाता है, हमको शुगर होने के चांस हो जाते हैं। रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन, अगर इसकी कमी हो जाती है इंसुलिन की, तो फिर हमको डायबिटीज, मधुमेह रोग हमको हो जाता है। तो ये इंसुलिन उसको नियंत्रित करती है, डायबिटीज को, मधुमेह को। वृषण जो नर्म होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है और शुक्राणुओं के निर्माण करता है। ये पुरुषों में जननांगों के लिए ये टेस्टोस्टेरोन महत्वपूर्ण है। अंडाशय जो मादा में होता है उसमें एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, वह मादा के जननांगों का विकास करता है और अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि शादी के बाद कई लोगों को बच्चे जल्दी हो जाते हैं और कई लोगों को बच्चे कई सालों बाद होते हैं। उसमें कमी होती है, दोनों में से किसी एक की हो सकती है। हो सकता है कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन अनियंत्रित हो या मादा में एस्ट्रोजन अनियंत्रित हो, तो इसमें अंडाणुओं और शुक्राणुओं की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है,
जिससे प्रेगनेंसी होना लेट या जल्दी हो जाता है। इसका कारण ये होता है। तो हमको ये कहाँ मिलेंगे, कैसे हमको रखना है सुरक्षित, अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्या क्या कार्य होते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। आपको ये सामान्य जानकारियां सभी लोगों को रखना है और इनका प्रचार प्रसार भी आप लोगों ने, दूसरे लोग जो नहीं जानते हैं उनको भी हमको ये सारी चीजें समझाना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं समझ पाते हैं, उनको हमको बताना चाहिए। जिस तरह से मानव में क्रियाओं का समन्वय स्थापित होता है, तंत्र होता है, ठीक उसी तरह से पौधों में भी समन्वय होता है। पौधों में भी हार्मोन्स निकलते हैं जो बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पौधों में तंत्र का तंत्र नहीं होता है, लेकिन पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है, पर्यावरण के परिवर्तन यानी सर्दी गर्मी के अनुसार पौधे अपने हार्मोन्सों को स्रावित करते हैं और समन्वय के साथ साथ पौधों में वृद्धि, प्रकाश, जल के प्रति उद्दीपन क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। ये कहलाता है पौधों का समन्वय। जैसे चना मटर के खेतों में पौधों की प्रारंभिक अवस्था में किसान उन्हें ऊपर से खोंट लेता है, काट ले। चने की खेती करते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि भाजी साग बनाने के लिए तोड़ते हैं, है ना, वो इसलिए ताकि उसकी वृद्धि हो सके। वो कई उसकी डालें शाखित हो जाए, नहीं तो वो लंबा लंबा हो जाएगा और आज उसको तोड़ लेंगे तो कई शाखित हो जाएगा, तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। दरअसल पौधों को खोंट लेने की वजह होती है कि अधिक शाखाएं निकलना, लिखा है, अधिक शाखाएं निकल जाती है। ऐसे पौधों में उपस्थित हार्मोन ऑक्सीजन के कारण होता है। अगर पौधे में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो शाखित होने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी, यानी कम मात्रा में वो शाखित होगा, उसकी मात्रा क्या होगी, कम शाखित होगी, तो पैदावार उसकी कम होगी। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स, जिस तरह से जंतुओं के शरीर में अलग अलग ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक उसी तरह से पौधे भी अपने अंगों से अलग अलग हार्मोन्स स्रावित करते हैं। वो हार्मोन्स ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एवास्टिस अम्ल, एथिलीन आदि ये हार्मोन्स हैं। पहला जैसे ऑक्सिन कोशिकाओं में दीर्घीकरण का कार्य करता है, इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती। अगर इसकी कम है तो ये शाखाएं वो तोड़ेगा नहीं, पौधे को शाखित नहीं करेगा। जिबरेलिन इसके प्रभाव से तने के पर लंबे होते हैं, ये अंगूरों का आकार और उनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने भी सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन ये कोशिका का विभाजन करता है। एब्सिसिक अम्ल ये रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है। यह पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है। एथिलीन कच्चे फलों, केला, आम, संतरा आदि को पकाने के काम एथिलीन करता है, जो पौधे में पाया जाता है। इस तरह से हम समझेंगे। सूक्ष्म पाठ की इकाई हमने क्या सीखा, आप जानते हैं कोशिका जीवन की एक रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती हैं जबकि कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं। मुर्गी का अंडा जैसे कोशिकाओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करते हैं, इतनी छोटी होती हैं। कोशिकाएं कई प्रकार के अंगों से मिलकर बनी होती है, उन्हें कोशिकांग कहते हैं। कुछ कोशिकाएं विशेष कार्य के लिए होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ऊर्जा को संरक्षित करना। तो ये आपको छोटी से छोटी जानकारी आपको करना है और
अगले वीडियो में आप देखेंगे अगला चैप्टर। अगले वीडियो में आप देखेंगे जंतुओं में जनन, किस प्रकार से जंतु लैंगिक और अलैंगिक जनन करके अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं।